वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ये जो कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञ की सम्मति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। बच्चों, आप सबको पता ही है कि इस कोरोना महामारी के कारण 30% पाठ्यक्रम आपका कम कर दिया गया है। कुछ बच्चों को ये समझने में बहुत ही परेशानी हो रही है कि जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं और कौन से पाठ उन्हें पढ़ने हैं। बच्चों, आपका 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, परंतु आपकी पुस्तकें नहीं बदली हैं। आपकी पुस्तकें वही हैं, बस उसी पुस्तकों में से कुछ पाठ को कम कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं और कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से पाठ हमें नहीं पढ़ने हैं। देखिए, पहला है गद्य। गद्य का ये बात पाठ है, जिसको लिखा है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ये पाठ आपको बच्चों नहीं लिखना है। ये पाठ आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिलेगा, क्योंकि किताबें नहीं बदली गई हैं, किताबें वही हैं, बस उसमें से जो चैप्टर हैं, जो पाठ हैं, वो कम कर दिए गए हैं। तो आपका जो प्रताप नारायण पाठ है उस पर आप ये क्रॉस लगा दीजिए कि ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा पाठ है स्मृति। स्मृति में श्री राम शर्मा, ये वाला पाठ भी आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। ये पाठ भी आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं काव्य में। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो गद्य से 3 पाठ हटा दिए गए हैं, बात, स्मृति, ठेले पर हिमालय। अब काव्य में क्या क्या हटाया गया है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी। ये पाठ आपको नहीं करना है। नागा अर्जुन, बादल को घिरते देखा, ये भी आपको नहीं करना है। उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए। सोहनलाल द्विवेदी, उन्हें प्रणाम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल, उनकी जो कविता है अच्छा होता, सितार संगीत की रात, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला है शिव मंगल सिंह सुमन युगवाणी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं संस्कृत। जो आपकी संस्कृत होती है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके लास्ट में संस्कृत के पाठ दिए होते हैं। तो उन संस्कृत के पाठों में से आपको कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है, वो है सदाचार और सिद्धि मंत्र। ये दोनों पाठ हटा दिए गए हैं, तो ये पाठ आपको नहीं करने। अगर आपको इनको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ें। लेकिन जब आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इन पाठों में से आपको परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, मतलब प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे। तो जब परीक्षा की तैयारी करें तो इन पाठों की तैयारी आपको नहीं करनी है। अगर आपका इनको पढ़ने का मन हो रहा है कि इसमें क्या है, तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि परीक्षा में इनमें से प्रश्न नहीं आएंगे। अब आपकी एक होती है एकांकी। निर्धारित जो एकांकी है उसमें से कौन कौन सी एकांकी हटा दी गई हैं। पहला है व्यवहार, ये थी सेठ गोविंदास की, ये आपको नहीं पढ़नी है। सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब आता है संस्कृत हिंदी व्याकरण। संस्कृत हिंदी व्याकरण में आपको दीर्घ संधि नहीं पढ़नी है 9th वालों को। शब्द रूप में भानु, अस्मद, ये नहीं करना है। जो आपको संधि पढ़नी है तो ध्यान रखो, दीर्घ संधि 9th के बच्चों को नहीं पढ़ना है। और शब्द रूप में भानु के रूप, अस्मद के रूप, ये नहीं पढ़ना है। और समास में आपको तत्पुरुष नहीं पढ़ना है। मतलब ये जो है परीक्षा में आपके नहीं आएंगे। अगर आपको अपनी जानकारी के लिए या आपका मन है इनको जानने का, तो आप अपने स्वाध्याय के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें से आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों कि ये आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। व्याकरण में संधि, दीर्घ संधि, शब्द रूप में भानु, अस्मद और समास में तत्पुरुष समास।
तो ये आपका परीक्षा में नहीं आएगा इनमें से। जो अभी हमने जाना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, जो 30% पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। अब यहाँ सर से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्योंकि अब इसमें बताया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या आपको पढ़ना है। जो 30% कम करने के बाद आपका पाठ्यक्रम है, यानी आपका जो सिलेबस है। देखिए बच्चों, आपकी 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा। यानी आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो 70 अंकों की होगी और 30 अंक के जो आप प्रोजेक्ट कार्य करेंगे, जो आप उसके 30 अंक मिलेंगे। और आपका जो पूर्णांक होगा वो इस प्रकार 100 अंक का होगा। अब हम जानेंगे कि एक एक प्रश्न के कितने कितने नंबरों के जो है आपकी परीक्षा होगी। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो होगा गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें आपको पढ़ना है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। इसमें से आएंगे 5 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग अच्छी तरह से याद कर लेना है। दूसरा खा हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें आपको आदिकाल और भक्तिकाल ये बहुत अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि इसमें से आएंगे 5 नंबर के सवाल। बच्चों, इसको बहुत ध्यान देना है कि आपको हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और हिंदी पद के विकास में आदिकाल और मध्यकाल पढ़ना है। अब आगे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से देखिए, इसमें आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपकी गद्य वाली किताब है उसमें आपको संदर्भ के 2 अंक मिलेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या के 4 अंक मिलेंगे और तथ्यपरक उत्तर के आपको 2 अंक मिलेंगे। इस प्रकार ये जो प्रश्न होगा आपका 8 नंबर का होगा। बच्चों, आपको जो आपकी गद्य वाली किताब है उसमें से एक अवतरण दिया जाएगा और उसमें से कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उसमें से संदर्भ पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी, तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका 8 अंक का होगा। अब आप जान लें कि आपको गद्य के कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो पहला पाठ है आपका मंत्र। आपको मंत्र पढ़ना है, गुरु नानक देव पढ़ना है, गिल्लू पढ़ना है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़ना है, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम पढ़ने हैं और तोता, ये वाला पाठ पढ़ना है। इसी में से ये जो प्रश्न है ये वाले प्रश्न आपको करने होंगे। ये जो मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम और तोता, ये जब पाठ याद कर लोगे तो इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न होंगे आपके 8 नंबर के। ध्यान रखना, इसमें से अगर आपको इतना आप याद करेंगे ये सब, तो आप 8 नंबर के लिए तैयारी कर लोगे। अब आगे आता है काव्य में। काव्य में आपको क्या करना है, काव्य में देखिए इसी तरह से उसमें भी संदर्भ आएगा, संदर्भ पूछा जाएगा, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। इसमें आपको कौन कौन सा पाठ तैयार करना है, कबीर, मीरा, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन और संत रैदास, ये सब आपको पढ़ना है। ध्यान रखना बच्चों कि आपको कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, कबीर, मीरा, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन और नागार्जुन और संत रैदास। और इस प्रकार से संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु, संस्कृत में से आपको भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपका गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद पूछा जाएगा। इसमें एक श्लोक आएगा आपको याद करने के लिए कि आप अपना कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए और संस्कृत में से कुछ अवतरण आएंगे जिसका आपको अनुवाद करना है। और ये जो संस्कृत है बच्चों, ये जरूरी नहीं कि आपके पास संस्कृत विषय हो वही बच्चे याद करेंगे। जिनके पास हिंदी है, हिंदी जिनके पास है उनको भी ये संस्कृत का करना, उन्हीं को संस्कृत वाला भी करना है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमारे पास तो संस्कृत विषय नहीं है, फिर हमें संस्कृत के प्रश्न क्यों करने हैं या हमें संस्कृत की तैयारी क्यों करनी है। तो बच्चे ध्यान दें कि जिन बच्चों के पास हिंदी है उसी में लगी हुई लास्ट में जो है कुछ संस्कृत के पाठ होते हैं, तो जिनके पास हिंदी होगी वो संस्कृत के पाठ भी उन्हें करने होंगे। और ये आपको 5 अंक दिलवाएगा, क्योंकि पहला जो है आपको संदर्भ लिखना होगा संस्कृत का,
तो ये 1 नंबर और उसका अर्थ 4 नंबर का होगा। नहीं बच्चे, ये थोड़ा गलत बता दिया। यहाँ पर जो है ये जो 1 नंबर ये काव्य सौंदर्य का है। यहाँ पर जो आप ये काव्य सौंदर्य ये संदर्भ लिखोगे ये 1 नंबर का है, व्याख्या आपकी 4 नंबर की है और 1 नंबर आपका काव्य सौंदर्य का होगा। इस प्रकार आपके ये 5 नंबर होंगे। और जो संस्कृत का जो आप श्लोकों का अर्थ लिखोगे वो आपको मिलेंगे 3 नंबर का। तो ध्यान रखना। अब इसमें संस्कृत में आपको कौन कौन से पाठ तैयार करने हैं। पहला है वंदना पाठ, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण, गोपाल कृष्ण गोपाल नंदन, ये पाठ आपको तैयार करना है। अब आगे आती है एकांकी। एकांकी से आपको कथानक, चरिचित्रण और तथ्य आधारित प्रश्न करने हैं। इसमें आपको पढ़ना है एकांकी दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत और निर्धारित पाठकों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं आपको करनी होंगी। इसके लिए आपको मिलेंगे 6 अंक। जो एक गद्य की जीवनी आएगी और एक काव्य की जीवनी आएगी और एक एक जीवनी 3-3 अंकों की होती है। तो आपको 2 जीवनी लिखनी है, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 6 अंक। तो ध्यान रखना है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक भी लिखने को आएगा और वो श्लोक आपके प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। ये जो प्रश्न पत्र आता है आपका, तो उसमें एक श्लोक आता है लिखने को और उसमें कहा जाता है कि इसका अर्थ लिखिए। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर एक श्लोक लिखने को आया है तो आप जिसका अर्थ पूछा जा रहा है उसी की नकल उतार दो। इस बात का बच्चे बहुत ही ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं कि उनको पूछा जाता है कि अपन कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए, तो बच्चे जो प्रश्न पत्र में श्लोक आता है अर्थ के लिए उसको उतार देते हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। आपको जो आपने याद किया है, कंठस्थ किया है, उसको ही श्लोक को लिखना है और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। जो प्रश्न अगर ऐसा होता है कि आपने जो याद करके आए हैं और वो प्रश्न पत्र में आ गया है, तो इसीलिए आपको 2 श्लोक याद करने होंगे। मान लो अगर एक श्लोक अर्थ के लिए आ भी गया तो दूसरा आपको याद रहेगा, उसको आप लिख सकते हैं। और ये कितनी अच्छी चॉइस होती है कि बच्चे अपनी मर्जी से जो आसान होता है उस श्लोक को वो लिख सकते हैं और इसमें लिखने के ही नंबर मिलते हैं। इसलिए इसको शुद्ध लिखना होता है कि कहाँ पर हलंत लगा है, कहाँ पर विसर्ग लगा है, तभी आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो वही श्लोक आपको लिखना है। इसलिए बच्चों कम से कम 2 श्लोक आपको याद रखना है। अब संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जिसके मिलेंगे आपको 2 अंक। अब आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में बच्चों क्या क्या पढ़ना है। बच्चों ये जो काव्य सौंदर्य है, हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें पूरे नंबर आपको मिलते हैं अगर आपने सही से लिखा हो तो। देखिए काव्य सौंदर्य में आपको पढ़ना है रस में पढ़ेंगे आप श्रृंगार और वीर, इसका स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, इसके लिए मिलेंगे आपको 2 अंक। अगर आपने रस में ध्यान रखना है, आपको श्रृंगार पढ़ना है और वीर पढ़ना है और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। दूसरा आता है छंद में आपको चौपाई, दोहा, उसके लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं और इसके अंक मिलेंगे आपको 2। अलंकार में आपको अनुप्रास पढ़ना है, यमक पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है और इन सब अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण और पहचान आपसे पूछी जाएगी। इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे। तो बच्चों आपने रस, छंद, अलंकार तैयार कर लिए तो आपको इसके पूरे 6 अंक मिलेंगे। यानी 6 अंक के लिए आपको श्रृंगार रस, वीर रस, चौपाई, दोहा, अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब आपको इसके 6 अंक मिलेंगे। अब आगे आता है हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। इसमें आपको वर्तनी तथा विराम चिन्ह याद करने हैं। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। दूसरा आता है शब्द रचना में तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची। इसके लिए इन सब करने के लिए आपको 2-2 अंक मिलेंगे और ये सब आप कर लेंगे तो इसके आपको 8 अंक मिलेंगे। यानी 8 अंक में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको 8 अंक में तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची और वर्तनी, विराम ये सब आपको 8 अंक में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 8 अंक चाहिए तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा? वर्तनी, विराम और तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची शब्द। अब आता है समास। समास में आपको अव्ययीभाव समास पढ़ना है। बच्चों बहुत ध्यान से
आप अव्ययभाव समास को याद कर लें। दूसरा आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। तो आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ अच्छी तरह से याद कर लेनी है। अब आती है आपकी संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको गुण संधि पढ़नी है। गुण संधि की परिभाषा, उदाहरण और पहचान करना है। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर आपको राम के रूप, जो शब्द रूप हैं, शब्द रूप में आपको राम और हरि के रूप याद करने हैं। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर आपको धातु रूप में गम, भू, क्रय, ये सब धातुओं के रूप याद करने हैं, तब आपको इसके 2 अंक मिलेंगे। कि जो गम, भू, क्रय, और इसमें भी 5 लकारों में ही आपको याद करना है। लट, लोट, विधिलिंग, लंग और लिट लकार, इन सब के रूप आपको याद करने हैं। फिर है सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। तो ये भी आपको 2 अंक मिलेंगे इसके। ये कुछ हिंदी में सरल वाक्य दिए जाएंगे, उसको आपको संस्कृत में बनाना होगा। और एक आएगा आपका पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र, जो आपको हिंदी में लिखना होगा। और ये प्रार्थना पत्र आपको 4 अंक का होगा। 4 अंक मिलेंगे पत्र लेखन के। और बच्चों जो 30 अंक आपको विद्यालय स्तर पर मिलेंगे आंतरिक मूल्यांकन के, प्रोजेक्ट कार्य के, उसमें आपको 10 अंक का वाचन, वाद विवाद, भाषण होगा। और ये अक्टूबर में आपका होगा 10 अंक का व्याकरण संबंधी ग्रामर का टेस्ट होगा, उसमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे। तीसरा आपका तीसरे अंक का होगा सृजनात्मक नाटक, एकांकी, कविता, पत्र लेखन। इस प्रकार आपको ये 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। एक बार और जान ले बच्चे कि आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो आपको देखिए मंत्र पढ़ना है प्रेमचंद जी का, गुरु नानक देव पढ़ना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गिल्लू पढ़ना है महादेवी वर्मा जी का, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेकर का, तोता रविंद्रनाथ टैगोर जी का पाठ पढ़ना है। और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम भी आपको पढ़ने हैं। और काव्य से आपको कबीर की साखी पढ़नी है, मीराबाई की पदावली पढ़नी है, रहीम दास जी के दोहे पढ़ने हैं, जयशंकर प्रसाद जी का पुनर्मिलन, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का दान, और मैथिली शरण गुप्त जी का पंचवटी, हरिवंश राय बच्चन जी का पथ की पहचान, ये सब आपको पढ़ना है। अगला आता है संत रैदास, ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये आपको पढ़ना है। अब आता है संस्कृत। संस्कृत के कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। वंदना, पुरुषोत्तम, राम, सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल, नंदन, ये सब आपको संस्कृत के पाठ पढ़ने हैं। अब आता है निर्धारित एकांकी में से कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। एकांकी से आपको दीपदान, राम कुमार वर्मा और लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ अक्स, इनका ये एकांकी आपको पढ़नी है। तो बच्चों इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए गए हैं। जो आपको परेशानी हो रही थी समझने में कि कौन से पाठ हमें छोड़ने हैं, कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं, तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या हमें पढ़ना है इसमें और क्या छोड़ना है और कौन सी चीज़ पढ़ने पर आपको कितने नंबर प्राप्त होंगे। तो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अपने मित्रों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। धन्यवाद।